इससे पहले दोनों भाइयों ने मिलकर सुनीता और जयसिंह का पता लगाने कमर कसी तो उन्हें दोनों के दिल्ली में होने की जानकारी मिल गई। राम सिंह का बेटा रविंद्र उम्र में सुनीता से छोटा था। सुनीता उसे चाहती भी बहुत थी। इसलिए परिवार ने योजना बनाकर रविंद्र को सुनीता और जयसिंह को फुसलाकर गांव लाने की जिम्मेदारी सौंप दी, जिसके चलते रविंद्र ने किसी तरह सुनीता का फोन नंबर तलाश कर उससे बात करना शुरू कर दिया। विश्वास जमाने के लिए पहले 6 महीने तक रविंद्र सुनीता से केवल बात करता रहा, जिसके बाद एक रोज दिल्ली जाकर उससे मिलकर वापस भी आ गया। इस दौरान वह जयसिंह को जीजाजी कहकर बुलाता था। उसने सुनीता को यह भी बताया कि पिताजी कुछ दिन जरूर गुस्सा रहे, लेकिन अब उनका गुस्सा शांत हो चुका है। खासकर तुम्हारे बच्चों की बात सुनकर तो वे कभी कभी इनसे मिलने के लिए रोने भी लगते हैं। रविंद्र सुनीता से छोटा था। बचपन में सुनीता ही उसका ज्यादा ध्यान रखती थी, इसलिए रविंद्र उससे झूठ बोल सकता है, यह बात सुनीता सोच भी नहीं सकी। इसलिए जब रविंद्र को भरोसा हो गया कि सुनीता और जय सिंह उसके झांसे में आ चुके हैं, तो अगस्त 2018 में वह दिल्ली जाकर सुनीता और जय सिंह से मिला। इस दौरान काम तलाश करने के बहाने वह 25 दिन तक सुनीता के साथ उसके घर में ही रहा। 26 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार था, इसलिए 24 तारीख को दिल्ली से वापस आते समय रविंद्र ने सुनीता और जयसिंह से भी साथ चलने को कहा। उसका कहना था कि पिताजी तुम्हारे दोनों बच्चों को देख लेंगे और तुम बड़े भाई मुकेश को राखी भी बांध देना। दुर्भाग्य से सुनीता और जयसिंह रविंद्र के झांसे में आ गए, जिससे घर से भागने के बाद सुनीता पहली बार यानी 8 साल बाद 25 अगस्त 2018 को अपने पति जयसिंह और 2 बच्चों को लेकर लुगासी आ गई। यहाँ योजना के अनुसार परिवार के सभी लोगों ने सुनीता और जयसिंह का स्वागत किया। जयसिंह सुनीता को पिता के घर छोड़कर अपने घर जाना चाहता था, लेकिन जयसिंह और सुनीता के गांव में आने की किसी को खबर न हो, इसलिए राम सिंह और सास विमला ने काफी जिद कर जयसिंह को ससुराल में ही रोक लिया। जिसके बाद योजना बनाकर 27 अगस्त की शाम घर में मुर्गा पकाकर राम सिंह ने अपने दामाद जयसिंह और दोनों बेटे मुकेश एवं रविंद्र और दोस्त सावन ठाकुर के साथ बैठकर दारू मुर्गा की पार्टी की। जिसके बाद जब जयसिंह खा पीकर गहरी नींद सो गया, तो घर की महिलाएं बहाने से सुनीता को बाहर आंगन में ले आई और अंदर चारों ने मिलकर कुल्हाड़ी से जयसिंह की गर्दन काटकर उसे ले जाकर नदी में बहा दिया। दूसरी तरफ घर की सभी महिलाओं ने जिस पलंग पर जयसिंह सो रहा था, उस पलंग और बिस्तर को जलाने के अलावा दीवारों और फर्श पर लगे खून को मिट्टी लगा दी। राम सिंह ने अपनी इज्जत का बदला लेने तक दाढ़ी बाल न कटवाने की कसम खाई थी। यह बात गांव वालों को मालूम थी, इसलिए जयसिंह की हत्या के बाद जब लोगों ने राम सिंह को दाढ़ी बाल सब कुछ मुड़ाए देखा, तो जयसिंह की हत्या की सुगबुगाहट होने लगी। गांव में जयसिंह के घर में तो कोहराम मच गया, क्योंकि भले ही जयसिंह 8 साल बाद गांव में आने के बाद अब तक अपने घर न जाकर ससुराल में ही रुका हुआ था, लेकिन जयसिंह के अपने पत्नी और बच्चों के साथ आने की खबर गांव में फैल चुकी थी। इसलिए बेटे के साथ अनहोनी की आशंका लेकर जयसिंह के पिता सीधे तत्कालीन नौगांव थाना प्रभारी शिव प्रताप सिंह बघेल के पास पहुंचे और पूरी बात बता दी। जिसके बाद जयसिंह की हत्या की बात सामने आने पर चारों महिलाओं सहित सभी आरोपी फरार हो गए थे, जिनमें से राम सिंह, उसके दोनों बेटे मुकेश एवं रविंद्र तथा दोस्त सावन ठाकुर को कुछ समय बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन सबूत मिटाने की चारों महिला आरोपी राम सिंह की पत्नी विमला, बेटे मुकेश की पत्नी संगीता एवं 2 बेटियां नीलम और रंजना तभी से फरार चल रही थीं, जिन्हें टीआई संजय बेथिया के निर्देशन में लुगासी चौकी प्रभारी अतुल झा की टीम ने अब जाकर 4 साल बाद गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आज की दूसरी कहानी झारखंड के जमशेदपुर की है, जहां शुभेंदु भौमिक का परिवार टेल्को इलाके में रहता था। उस परिवार में कुल मिलाकर 5 सदस्य थे। परिवार के मुखिया शुभेंदु भौमिक टेल्को कंपनी में ही तैनात थे, जबकि उनकी पत्नी लकी घर संभालती थी। उनका 14 साल का बेटा कल्याण पढ़ रहा था और एक बेटी थी चैताली, जो शहर के एक नामी कॉलेज में पढ़ती थी। बच्चों की बुजुर्ग नानी अनिता भी उनके साथ रहती थी। यह परिवार अपनी सामान्य और खुशहाल जिंदगी जी रहा था, परंतु उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आने वाली घटनाएं इस परिवार की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली थीं। कुछ ऐसा जो किसी भयावह सपना जैसा था, हकीकत बनने वाला था। 29 जनवरी 1999 को दोपहर के करीब 1:30 बज रहे थे। शुभेंदु भौमिक अपने काम पर यानी कंपनी गए हुए थे।
उनका बेटा कल्याण भी घर से बाहर था। घर में केवल शुभेंदु की पत्नी लकी, बेटी चैताली और उनकी बुजुर्ग सास अनिता मौजूद थीं। हर रोज की तरह उस दिन भी दोपहर में खाने के बाद बुजुर्ग नानी ऊपर पहली मंजिल पर अपने कमरे में आराम करने जा चुकी थी। चैताली की मां लकी भी घर के कुछ काम में बिजी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मानो चैताली कुछ बेचैन थी, जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो। जब उसकी मां घर के काम निपटा रही थी, उसी दौरान चैताली चुपचाप आकर घर के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई। वो लगातार रास्ते पर निगाहें लगाए बैठी थी। वो सच में किसी का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद उसका इंतजार खत्म हुआ और एक लड़का उसके सामने खड़ा था। पहले उन दोनों ने वहां दबी आवाज में कुछ बातें की और इसके बाद वे घर में दाखिल हो गए। इस दौरान चैताली की मां को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं लगी, जबकि उसकी नानी तो पहले ही अपने कमरे में सो रही थी। इसी बीच चैताली उस नौजवान को साथ लेकर मकान की पहली मंजिल पर बने उस कमरे में पहुंची, जहां उसकी नानी सो रही थी। उन दोनों को ऊपर जाते वक्त किसी ने नहीं देखा। अब चैताली और वो नौजवान नानी के कमरे में थे। नानी गहरी नींद में थी। तभी अचानक वो दोनों नानी पर झपटे। पहले उन दोनों ने नानी का मुंह और नाक दबा दिया। वो तड़पने लगी। उनकी आवाज भी नहीं निकली और दम घुटने की वजह से उनकी मौत हो चुकी थी। उनका जिस्म ठंडा पड़ चुका था। अब बिस्तर पर बुजुर्ग अनीता नहीं, बल्कि उनका मुर्दा जिस्म पड़ा था। अब बारी थी उस लाश को ठिकाने लगाने की। लिहाजा चैताली और उस लड़के ने मिलकर एक तेज धार हथियार से नानी की लाश के कई टुकड़े कर डाले और फिर उन टुकड़ों को बेड की चादर में बांधकर कोने में रख दिया। कमरे में खून के निशान भी साफ करने की कोशिश की। अब वो दोनों थोड़ा रिलैक्स कर रहे थे। इसके बाद चैताली और उस शख्स के बीच कुछ बातचीत होती है और वो दोनों उस कमरे से बाहर निकल जाते हैं। अब वो दोनों उस कमरे का रुख करते हैं जहां चैताली की मां लकी मौजूद थी। पहले चैताली उनके कमरे में दाखिल होती है और पीछे वो शख्स भी आता है। चैताली की मां भी उस वक्त आराम कर रही थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती या संभल पाती, चैताली और उस नौजवान ने उनका गला दबाकर उन्हें भी मौत की नींद सुला दिया। इसके बाद उन दोनों ने वही किया जो उन्होंने नानी की लाश के साथ किया था, यानी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कमरे में खून ही खून था। दोनों ने पहले लाश के टुकड़ों को बांधकर रख दिया और फिर वहां भी खून के निशान मिटा दिए। वो बेटी यानी चैताली बेरहमी के साथ खुद पहले नानी और अब अपनी मां को मौत के घाट उतार चुकी थी। अब भौमिक परिवार के घर में 2 कत्ल हो चुके थे और वहां 2 लाशें मौजूद थीं। लेकिन चैताली और वो शख्स अभी भी कुछ करने की तैयारी में थे। अब वो दोनों वापस नानी के कमरे में जा चुके थे, यानी वो दोनों ऊपरी मंजिल पर बने कमरे में थे। ऐसा लग रहा था कि वो शख्स वहां से जाना ही नहीं चाहता था। चैताली उसके साथ बहुत खुश लग रही थी। उसका बर्ताव बिल्कुल ऐसा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब शाम का वक्त हो चुका था। अब चैताली का भाई कल्याण घर में दाखिल होता है, ऊपरी मंजिल पर जाता है। जैसे ही वो अपनी नानी से मिलने के लिए उनके कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होता है, चैताली के साथ वहां मौजूद वो शख्स कल्याण को गले से पकड़कर नीचे गिरा देता है और फिर पहले की तरह ही वो दोनों गला दबाकर उसका कत्ल करते हैं और फिर लाश को निपटाने के लिए वही तरीका अपनाते हैं जो वो लोग पहले भी कर चुके थे, यानी लाश को तेजधार हथियार से टुकड़ों में काट देते हैं, फिर खून साफ करते हैं और कल्याण की लाश के टुकड़ों को भी कपड़े में बांधकर रख देते हैं। घड़ी की सुई जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे भौमिक परिवार के उस घर में एक के बाद एक 3 कत्ल हो चुके थे, यानी उस घर में अब तक 3 लोगों का खून हो चुका था। उस घर की 2 मंजिल पर 3 लाशें पड़ी थीं, मगर उस घर में अभी एक कत्ल और होना था। उसी का इंतजार चैताली और वो दूसरा कातिल कर रहा था, और वो कत्ल होना था घर के मुखिया शुभेंदु भौमिक का। दिन ढल चुका था। रात होने को आई तो शुभेंदु भौमिक कंपनी से काम निपटाकर अपने घर लौट आए। जब वो घर आए तो दरवाजा बंद तो था, लेकिन लॉक नहीं था। उनके घर में आने की दस्तक से चैताली को पता चल चुका था कि उसके पिता घर आ चुके हैं। वो दोनों शुभेंदु के आने का ही इंतजार कर रहे थे, इससे पहले कि शुभेंदु ऊपरी मंजिल पर जाते। चैताली उनके पास आ गई और तभी पीछे से वो शख्स भी वहां आ गया और उसने शुभेंदु भौमिक को पीछे से पकड़कर बिस्तर पर गिरा दिया। चैताली भी उसका साथ दे रही थी। उस पर तो जैसे खून सवार था। उन दोनों ने पहले की तरह गला दबाकर शुभेंदु का कत्ल किया और फिर तेज धार हथियार से वार करके लाश के टुकड़े कर दिए। अब भौमिक परिवार के 5 सदस्यों में से 4 का कत्ल हो चुका था। घर में मौत का सन्नाटा पसरा हुआ था।
अब बारी थी उन चारों लाशों के टुकड़ों को ठिकाने लगाने की। चैताली और उसके साथी ने मिलकर प्लान बनाया कि लाशों को घर के पीछे बने सेप्टिक टैंक में डाल दिया जाए। इसके बाद उन दोनों ऐसा ही किया। कुल मिलाकर एक बाद एक 4 कत्ल और फिर खून और सबूत मिटाने की इस जद्दोजहद में चैताली और उसके पार्टनर को करीब 30 घंटे का वक्त लगा। सफाई और लाश के टुकड़ों को सेप्टिक टैंक में ठिकाने के लगाने के बाद वो लड़का वापस लौट गया। अब अपने माता-पिता, भाई और नानी का कत्ल करने के बाद चैताली उसी घर में मौजूद थी। 2 दिन बीत चुके थे, मगर इस सामूहिक हत्याकांड की भनक किसी को नहीं लगी। तीसरे दिन किसी पड़ोसी ने घर वालों के बारे में चैताली से पूछा, तो उसने बताया कि वे लोग एक शादी समारोह में शहर से बाहर गए हुए हैं। इसी तरह से 1-2 लोगों ने और इस बारे में पूछा, तो चैताली ने यही जवाब दिया। मगर अब वो इस बात से परेशान होने लगी थी। उसे पकड़े जाने का डर भी सता रहा था। लिहाजा कुछ दिनों अचानक चैताली अपने मकान पर ताला लगाकर कहीं चली गई। किसी को उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। घर पर ताला लगाने के बाद वक्त बीतता जा रहा था। किसी को भी भौमिक परिवार का कोई सदस्य नहीं दिख रहा था। रिश्तेदार, पड़ोसी और दूसरे लोग भी इस बात को लेकर हैरान थे कि आखिर ये पूरा परिवार कहाँ गायब हो गया। इस खूनी वारदात को करीब 6 माह का वक्त बीत चुका था, लेकिन किसी को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। टेल्को कंपनी के लोग भी शुभेंदु को तलाश कर रहे थे, क्योंकि वो 6 माह से काम पर नहीं पहुंचे थे। कंपनी के लोग जब भी टेल्को इलाके में उनके घर जाते तो वहां हमेशा ताला लगा मिलता। उन्हें शुभेंदु के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। कई रिश्तेदार भी हैरान थे कि 6 महीने से लगातार उनके घर पर फोन कॉल की जा रही थी, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। फोन करने वालों में चैताली के मामा भी शामिल थे, जो बेहद परेशान थे। लिहाजा उन्होंने अपनी बहन के घर जाने का फैसला किया। इसी प्लान के मुताबिक शुभेंदु की पत्नी के भाई अपनी बहन से मिलने उनके घर जा पहुंचे। वहां जाकर जब उन्होंने पड़ोसियों से जानकारी ली तो पता चला कि भौमिक परिवार की किसी रिश्तेदारी में कोई शादी थी ही नहीं। तब उन्होंने सबसे पहले जाकर पुलिस को इस मामले की शिकायत दी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस भी हैरान थी कि अचानक ये पूरा परिवार कहाँ गायब हो गया। पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। इसी कड़ी में सबसे पहले पुलिस भौमिक परिवार के घर पहुंची। घर पर लगा ताला भी तोड़ दिया गया। उस वक्त चैताली के मामा भी वहां मौजूद थे। पुलिस ने पहली नजर में जब घर को देखा तो वहां कुछ नहीं मिला, लेकिन जब पुलिस की टीम घर के बैक साइड में पहुंची तो वहां एक जगह पर सीमेंट प्लास्टर दिखाई दिया, जो ज्यादा पुराना नहीं था। ना जाने क्यों चैताली के मामा को सेप्टिक टैंक पर किए प्लास्टर को देखकर कुछ शक होने लगा। पुलिस और चैताली के मामा को यह बात परेशान कर रही थी कि यह मकान करीब 6 महीने से बंद पड़ा था, लेकिन सेप्टिक टैंक पर किया गया सीमेंट ज्यादा पुराना नहीं था। इसी बात को जानकर पुलिस वाले भी हैरान थे। लिहाजा शक की बिना पर सेप्टिक टैंक का ढक्कन तोड़ा गया, और जैसे ही पुलिस वालों ने सेप्टिक का ढक्कन हटाया तो अंदर का मंजर देखकर उनके होश उड़ गए। उस टैंक के अंदर से इंसानी शरीर के टुकड़े तैर रहे थे। अब पुलिस और फॉरेंसिक की टीम ने इलाके को सील कर दिया और इंसानी जिस्म के उन टुकड़ों को पोस्टमार्टम, डीएनए और दूसरी जांच के लिए रवाना कर दिया। इस मामले की छानबीन के दौरान पुलिस को पता चला कि परिवार के यूं गायब हो जाने के बाद भी घर में केवल चैताली थी, लेकिन बाद में वो अचानक कहीं गायब हो गई। बस यही वजह थी कि अब पुलिस को चैताली पर शक हो रहा था। इधर पुलिस का ये शक उस वक्त पुख्ता हो गया जब सेप्टिक टैंक से मिले मानव अंगों के टुकड़ों की जांच रिपोर्ट सामने आई। वजह ये थी कि रिपोर्ट के अनुसार सेप्टिक टैंक में मिले इंसानी जिस्म के टुकड़े 4 अलग-अलग लाशों के थे। सबसे अहम बात यह थी कि चैताली ने खुद अपने परिवार का खात्मा किया था और मरने वाले उसके माता-पिता, छोटा भाई और नानी थी। इसके बाद पुलिस फौरन चैताली की तलाश में जुट गई, लेकिन कमाल की बात यह थी कि पुलिस उसका पता नहीं लगा सकी। मगर चंद दिनों बाद कुछ ऐसा हुआ कि पुलिस भी हैरान रह गई। जिस चैताली और उसके पार्टनर को पुलिस तलाश रही थी, वो दोनों खुद थाने जा पहुंचे और पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। उसने पुलिस को बताया कि घर के 4 सदस्यों का कातिल कोई और नहीं बल्कि वो खुद थी। उसी ने अपने माता-पिता, भाई और नानी का कत्ल किया है, जिसकी वजह थी प्यार। ये प्यार ही था जो खूनी हो गया और 4 लोगों की जान ले ली। दरअसल इस सामूहिक हत्याकांड में चैताली का पार्टनर कोई और नहीं बल्कि शहर का उभरता हुआ क्रिकेटर रिजवान खान था। रिजवान ठीक चैताली के कॉलेज के पास वाले स्टेडियम में प्रैक्टिस के लिए जाता था। वहीं उन दोनों की एक इवेंट के दौरान मुलाकात हुई थी। इसके बाद वो दोनों करीब आ गए। पहले मुलाकातें होती रहीं और बहुत जल्द दोनों ने चुपचाप कोर्ट मैरिज कर ली थी।
बावजूद इसके वो दोनों साथ रहने लगे थे। पर इसी बीच चैताली को पता चला कि वो मां बनने वाली है। वो जानती थी कि ये बात आज नहीं तो कल उसके घर वालों को भी पता चल जाएगी। लिहाजा उसने अपने घर वालों को बता दी पूरी कहानी। लेकिन उनका ये रिश्ता चैताली के परिवार को कतई मंजूर नहीं था। वे चैताली के इस रिश्ते की बात जानकर आग बबूला हो गए थे। वो लोग चैताली पर दबाव बना रहे थे कि रिजवान को छोड़ दे। उनका हर दिन झगड़ा हो रहा था। लिहाजा चैताली ने अपने पूरे परिवार को रास्ते से हटाने का खौफनाक प्लान बनाया, जिसे उसने रिजवान के साथ मिलकर अंजाम दे डाला। पुलिस के मुताबिक छानबीन तहकीकात में साफ हो गया था कि सामूहिक कत्ल की यह साजिश खुद चैताली ने ही रची थी। इसके बाद चैताली और रिजवान को जेल भेज दिया गया। मामला जमशेदपुर सेशन कोर्ट में चलता रहा। 1.5 साल मुकदमा चलने के बाद आखिरकार कोर्ट ने उन दोनों को सजा-ए-मौत सुना दी। कोर्ट ने दोनों को फांसी पर लटका देने का हुक्म दिया। 31 जनवरी 2003 को सेशन कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए चैताली और रिजवान ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। झारखंड की हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट का फैसला बदलते हुए सजा-ए-मौत को उम्र कैद में बदल दिया। यही नहीं, इस मामले में राहत के लिए उन दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में भी अपील दायर की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। इसके बाद उन दोनों को हजारीबाग जेल में रखा गया, जहां चैताली ने एक बेटे को जन्म दिया था। 2 अक्टूबर 2018 में यही वो दिन था जब झारखंड के डाल्टेनगंज से रिजवान खान और दुमका जेल से चैताली की रिहाई हो गई थी। उन दोनों का बेटा भी काफी बड़ा हो चुका है। इस खौफनाक हत्याकांड के 24 साल बीत जाने के बाद भी लोग उस वारदात को भूले नहीं हैं। इस कहानी से कई गंभीर सीख और संदेश उभरते हैं। सबसे प्रमुख यह है कि जब प्रेम का आधार विश्वास और समर्पण होना चाहिए, वही प्रेम जब किसी अंधे जुनून और कट्टरता में बदल जाए तो इसका परिणाम विनाशकारी हो सकता है। चैताली और रिजवान के रिश्ते में परिवार का विरोध और छिपे हुए सच ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया, जिसके चलते उन दोनों ने ऐसा जघन्य कदम उठाया। यह दिखाता है कि कैसे समाज का दबाव और परिवार की मान्यताएं भी कभी-कभी व्यक्ति को गलत रास्ते पर ले जा सकती हैं, यदि मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक सहारा नहीं दिया जाता। इसके अलावा इस कहानी से यह भी समझ आता है कि सही मार्गदर्शन और संवाद की कमी अपराध की तरफ ले जा सकती है। यदि परिवार ने बिना भेदभाव और भावनाओं को समझते हुए समर्थन किया होता, तो शायद इतनी हिंसक घटनाएं न होती। अंततः कानून और न्याय का महत्व भी इस कहानी में स्पष्ट होता है। हमारा उद्देश्य है कि लोग इन कहानियों से सीख लें और ऐसे रास्तों पर चलने से बचें। अपनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह कहानी एक चेतावनी है, ताकि हम सब मिलकर अपने समाज को बेहतर बना सकें। इसी तरह की सच्ची घटनाओं और सीखों के साथ मैं फिर लौटूंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे और ध्यान रखें कि किसी भी संदिग्ध स्थिति में सही कदम उठाना कितना जरूरी है।